मैं अपनी बेटी को स्कूल में डाल दूंगी, मेरी बेटी अभी 4 साल की है, जिस दिन उस लेवल पे वो ले आए ना, आने वाले और 5 साल में भी। आप बोल रहे हो कि विपक्ष है ही कहाँ? नहीं, मुझे पता है, आप यही बोलोगे विपक्ष नहीं है, उसी पे। आपको पता है आज के टाइम में क्लर्क की तनख्वाह कितनी है? नहीं, पे स्केल तो सर आप मुझे बताओ ना, कौन से स्कूल खोलें केजरीवाल जी ने? इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, पुरानी ही बिल्डिंगों को उन्होंने रेनोवेट किया, ठीक है। उन्होंने भी तो कहा था कि वो 100 स्कूल खोल देंगे, यूनिवर्सिटी खोल देंगे, वो कहाँ है? मैं शंकर धीमा, आज हम पहुंचे हैं सदर बाजार में और आपकी मुलाकात कराएंगे बीजेपी की कद्दावर नेता प्रियंका चौधरी से और जानेंगे मुद्दों पे, महंगाई का हो, रोजगार का हो, मेयर चुनाव का हो, चाहे बजट का हो। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, बातचीत करूँ सबसे पहले बजट का। भारत ने अपना 75वां बजट दिया। जहाँ तक बात करूँ विपक्ष की, उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है बजट में, बिल्कुल खिलौना है, जैसे बच्चों के हाथ में जूझना दे दिया। विपक्ष तो अच्छा बोलता ही नहीं है, विपक्ष तो हर वक्त विपक्ष की बात करता है। लेकिन अगर आप बजट देखो तो बजट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है जी। बजट को फर्स्ट सेगमेंट जो है, जो लोग मिडिल क्लास, जो नॉर्मल एक आदमी है उसको किया गया है, फिर एक मिडिल क्लास के लिए, और जो अपर या हायर मिडिल क्लास हैं। तो आई थिंक ये जो बजट है ये तीनों सेक्शंस को नज़र में रख के किया गया है कि अब आपको पहले 5 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ रहा था, अब 5 लाख वाला स्लैब को 7 लाख में कर दिया। 7 लाख भी आता हूँ आपने नौकरियां दी ही नहीं है। 7 लाख का मतलब है कि 60,000 तनख्वाह। आप बताइए कि बेरोजगारी है, श्रम पे है, महंगाई बढ़ी हुई है, 7 लाख रुपए की पेमेंट कहाँ देते हो? आपका सी ग्रेड का ही आदमी है, उसकी तनख्वाह 13,400 से स्टार्ट होती है। स्किल अनस्किल आपको पता ही है। शंकर जी ऐसा नहीं है, इस देश की 125 करोड़ की जनसंख्या है, तो ये जो देश चल रहा है, इतनी फैसिलिटीज़ जो चल रही हैं, अगर आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कहीं मॉल्स और लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च किया जाता है तो हिंदुस्तान में किया जाता है, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा सेगमेंट एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सेगमेंट है। लेट मी कंप्लीट वो है। और उसमें जो है, उस बीच में लोग नौकरियां करते हैं। जो आदमी 5 लाख सालाना कमा रहा था, एनुअली कमा रहा था, तो उसको क्या रिलैक्सेशन नहीं मिला, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। या जो आदमी 7 लाख कमा रहा, उसकी 5 लाख कमा रहा था, फिर उसकी इंक्रीमेंट हो जाती है और 7 लाख के करीब पहुंचता, तो वहाँ पे भी उसको 7 लाख से कम है तो नहीं देना ना टैक्स। अब आप दूसरी तरफ बात करिए ना, ये कोई आप अमेरिका में जाइए, वहाँ पे क्या टैक्स नहीं लेते? वहाँ हम कंपेयर तो करते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका नहीं बना, सिंगापुर हमारे साथ में आज़ाद हुआ, लेकिन फ़र्क है भाई। उनके पास इतनी जगह है तो उतने ही लोग हैं, यहाँ पे जगह इतनी कम है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है ना, चाइना से आगे निकल गए हम, ठीक है। तो देश को हमें भी कंट्रोल करना है, फैसिलिटीज़ देनी है, तो आप कहीं ना कहीं टैक्स तो देंगे ना। क्या हम वाकई ईमानदारी से, हर हिंदुस्तानी अगर टैक्स दे, चाहे उसका 1 रुपये का टैक्स बने चाहे 10 रुपये का बने, अगर हम सब ईमानदारी से टैक्स दें तो गरीबी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। कैलकुलेशन कर लीजिए ना, 125 करोड़ का आदमी अगर टैक्स पे कर रहा है, जिसमें से मैं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को हटा देती हूँ, उसके अलावा जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या बिजनेस क्लास जो भी लोग हैं, अगर वो ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे तो डेवलपमेंट फंड तो वैसे ही निकल आएगा। जहाँ तक मैं बात करूँ डाटा की, 8 करोड़ लोग थे जो टैक्स देते थे। इस बार यदि आपके स्लैब में बात करूँ तो मुझे लग रहा कि 2 या 3 करोड़ वापस नीचे आ जाएंगे। टैक्स की बात, पेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसको आप, जहाँ तक मैं बात करूँ विपक्ष की मजबूती की, आप बोल रहे हो कि विपक्ष है ही कहाँ? मुझे पता है आप यही बोलोगे विपक्ष नहीं है, उसी पर मारता हूँ। आप एक बार ईमानदारी की बात करोगी तो 7 लाख की तनख्वाह की मैंने आपको बताया, 60,000 रुपये तनख्वाह देने वाले आपने कितना को रोजगार दिया? आपने तो फौज को भी आपने कमर्शियल कर दिया, उसको भी अग्निवीर में बांट दिया। नहीं, जो फौज की आप बात कर रहे हो, अगर 4 साल का लिए दिया है, आप ये बताओ ना, जो जवान है, एक आदमी सिपाही से मान लीजिए भर्ती होता है आर्मी के अंदर, ठीक है, तो वो 20 साल तक नौकरी करता है जी।
20 साल तक करता है। ज़रूरी है कि उस जवान को ही हमेशा बॉर्डर्स पे लगा रहना चाहिए? वो 4 साल अपना ईमानदारी से बॉर्डर पे लगा है, काम कर रहा है, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले रहा है, उसको वो फंड मिल रहा है, और उसके बाद में जो और ऐसा पैरामिलिट्री या और भी जो चीज़ें, वहाँ पे भी उसको एक्सपोजर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ वो जाएगा उसको एक रिस्पेक्टेड वे से तो देखा ही जाएगा, क्योंकि आर्मी की तो हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, रिस्पेक्ट की बात पे भी मैं आऊँगा। तो उसको जॉब तो मिलेगी। अगर कहीं पे वो उसमें जा रहा है, मान लीजिए कहीं पे सिक्योरिटीज़ की है, कहीं पे कुछ इस तरह का, तो उनको तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। जहाँ तक मैं बात करूँ युवाओं की, और जब आप युवाओं की नब्ज टटोलते तो एक बात सामने निकल के आती है, पेंशन बंद करना चाहती है सरकार। पेंशन देना ही नहीं चाहती, जो रिटायरमेंट का ये जो सिस्टम है वो खत्म करना चाहती है। जहाँ तक मैं आता हूँ, मैं जहाँ तक बात करूँ पूरे भारत में, अभी आने वाली 23 फरवरी को न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार ने लागू की है उसके खिलाफ धरना देने वाले हैं, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके हिसाब से जो फायदा होने वाला था, जो एक्स सर्विसमैन थे, जो सिविल लाइन से रिटायर हुए थे, वो फायदा भी सरकार देना नहीं चाहती। यानी हर वर्ग में सरकार फेल होती नजर आई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि विपक्ष क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, और इसको कैसे समझने की ज़रूरत है। पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे, लोग सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते थे। था या नहीं था? जी। हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल करना नहीं था ना? अब सडनली आप देखेंगे कि दौर ऐसा आया है कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पे स्केल्स बढ़ गए हैं। आपको पता है आज के टाइम में क्लर्क की तनख्वाह कितनी है? नहीं, पे स्केल तो बढ़, सर आप मुझे बताओ ना, आज के टाइम में एक उसकी जो उसके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो कहीं ना कहीं 50-55 हज़ार आती है। उसके अलावा उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उसके अलावा उसका फंड भी कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। तो भाई तुम्हें या तो तुम तनख्वाहें अच्छी ले लो या तुम पेंशन ले लो जी। सब चीज़ें तो सरकार नहीं देगी यार। इस देश को सब कुछ सरकार नहीं करती। सरकार बनती है किससे? लोगों से। Who represents nation? Who represents nation? It's we, you and me. People represents nation. Right? एक सेकेंड सर, आप सवाल कर रहे हैं, या तो आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, या अपने क्वेश्चन आंसर सेशन अपने तक ही रखिए। नहीं, आपने बोला उसी पे मैं आ रहा हूँ। आपने बातचीत की युवाओं की या नौकरियों की। आप लोगों ने एक यूनिवर्सिटी नहीं खोली, स्कूल नहीं खोले, उससे ज्यादा डाटा है 8,500 कार्यालय खोले। यानी भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कार्यालय 8,500 खुले हैं, लेकिन आज कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। +2 के बाद में मैं आता हूँ उसी पे +2 करने के बाद में 85% बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू बच्चा अपना ग्रेजुएशन करता है, फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाता है तो उसको चाहिए एक्सपीरियंस। मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल आंसर दूंगी, लेकिन आप पेशेंस से सुनेंगे तो। आप मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। पहला सवाल आपका क्या है कि आपने ऑफिसेस खोले जी। आप ये देखिए, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई है, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट पार्टी बनी है तो पार्टी को जब एक सिस्टम के तरीके से चलाया जाता है, एक जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष के नीचे महामंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, देयर इज अ सिस्टम। अब अगर सिस्टम में चल रहे हैं तो उस सिस्टम में जिलाध्यक्ष ऑफिस में जाएगा, वहाँ बैठेगा, मीटिंग लेगा, संगठन की जो भी चीज़ें हैं वो सारी बात करेगा। तो इसमें कौन सी गलत बात है अगर भारतीय जनता पार्टी अपने हर जगह ऑफिस खोल रही है? कहीं पे भी कोई किसी लोकल आदमी की सुनवाई नहीं हो रही तो कम से कम वो उस जिलाध्यक्ष के पास जा सकता है, बात कर सकता है, अपनी परेशानी को दूर कर सकता है। ये कौन सा नज़रिया है देखने का कि इतने ऑफिस खोल दे? क्यों ना खोले? अगर एक कोई लार्जेस्ट पार्टी है तो उसको बिल्कुल खोलना चाहिए। अपनी प्रेजेंस आप पब्लिक के बीच में कैसे दिखाओगे? एटलीस्ट हम पब्लिक के बीच में बैठे तो हैं, पब्लिक के बीच में से भाग तो नहीं रहे, ऑफिस बंद तो नहीं कर रहे, ऑफिस खोल रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे? स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, आप उठाइए डेटा। दूसरी बात मैं दिल्ली की तरफ करूँ, डीडीए की जमीन आप दे नहीं रहे हो। केजरीवाल जी ने इतने अच्छे स्कूल खोले। कौन से स्कूल खोले केजरीवाल जी ने? टीचर्स को ना ऑफ रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा कि वो केजरीवाल जी क्या काम कर रहे हैं। काम नहीं हो रहा। बाहर की संस्थाओं को फंडेड किए जा रहे हैं। फिनलैंड भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए। अरे आप यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारा भी अच्छा है,
फिनलैंड जाके ही कुछ अच्छी एजुकेशन सिस्टम आएगी, एक्सपोजर है। और भेजना है तो आप भेज के उसको इम्प्लीमेंट तो कराओ। फिर भी सरकारी स्कूल के बच्चे जो सिस्टम बन गया है ना, वो ये सिस्टम बन गया है कि वो बच्चे 12वीं भी पास कर जाएंगे तो भी कुछ उन्हें आता जाता नहीं है। इसलिए अगर सरकारी स्कूल अच्छे हों तो मैं भी अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में डालने को तैयार हूँ, अगर सेम एजुकेशन और सेम सिस्टम मिल रहा है। सीबीएसई में 17वें नंबर पे है दिल्ली, कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है? सर 17वें नंबर पे है। एक क्रीम हर जगह होती है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मेहनत करते हैं, वो 5% बच्चे हैं जो रिजल्ट ला के दिखाते हैं कि 90s में परसेंटेज आ गया। जो मासेस है ना, जो मासेस हैं, आपको वो मासेस ऐसे ही आ रही हैं, उनको कोई फ्री मील मिल रही है, कुछ ये मिल रहा है, बट बेस जो है, बेस क्या स्ट्रॉन्ग किया केजरीवाल जी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, पुरानी ही बिल्डिंगों को उन्होंने रेनोवेट किया, ठीक है। उन्होंने भी तो कहा था कि वो 100 स्कूल खोल देंगे, यूनिवर्सिटी खोल देंगे, वो कहाँ है? 600 स्कूल बोला था। 600 स्कूल जो भी बोला था, उनकी तो मैं बातें सुनती नहीं हूँ बहुत ध्यान से। क्या सुनना चाहिए ना, आप चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, ऐसा तो नहीं है? नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर हैं, आज तक ना तो कोई ढंग का फ्लाईओवर बना है। उन्होंने कहा था बसेस के अंदर वो मार्शल्स रहेंगी, मार्शल्स नहीं है। वाईफाई सब जगह अवेलेबल है, मेरे को तो बताओ, चलो अभी मेरे साथ कौन सा वाईफाई काम मैंने क्वेश्चन किया था विधायक साहब से कि 4G का टेंडर खत्म हो गया, 5G लगने वाला है। वो पहले अब 4G से 5G में जा रहा है, उससे पहले भी नहीं चल रहा था, मेरे को तो कभी नहीं चलता हुआ दिखा। चलेगा कैसे जब सबको तो उन्होंने होमगार्ड में लाके अपनी वोट बैंक बना रहे हैं, सबको होमगार्ड में नौकरियां दे रहे हैं। क्या बच्चे हमारे सिर्फ होमगार्ड तक सीमित रहेंगे? आप अच्छे स्कूल, स्मार्ट एजुकेशन लाइए ना। आप उन सरकारी स्कूलों को जो नॉर्मल स्कूल है उस लेवल पे लेकर आओ। सर डंका बजने से कुछ नहीं, डंका तो कहीं भी बजा लो, आप रूट लेवल पे क्या काम कर रहे हो उसकी बात है। जिस दिन ये दिख जाएगा ना कि जो सरकारी स्कूल केजरीवाल जी चला रहे हैं और उन स्कूल के सभी बच्चे एक जो भी नॉर्मल पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल के इक्वलेंट है, मैं अपनी बेटी को उस दिन उस स्कूल में डाल दूंगी। मैं अपनी बेटी को स्कूल में डाल दूंगी। मेरी बेटी अभी 4 साल की है। जिस दिन उस लेवल पे वो ले आए ना, आने वाले और 5 साल में भी सरकार खराब है। मैं तो आपको बोल रही हूँ कि अगर वो ये काम कर देते हैं, वो ये काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं आऊंगी कि मैं अपनी बेटी को ही डालूंगी, अगर वो उस लेवल पे ले आते हैं। उनका इसी आरोप है LG और बीजेपी काम करने नहीं दे रही। अभी मैं बात करूँ, आता हूँ मैं, 15 साल का टर्नओवर था। सर राजनीति सुन लीजिए, एक सेकेंड। अगर काम करने नहीं दे रही तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसका मतलब उनमें कैपेबिलिटी नहीं अपना काम कराने की। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी अगर ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि बीजेपी और LG काम नहीं करने दे रहे, तो उससे अगर काम नहीं करने दे रहे हैं, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उन्हें कहिए इस्तीफा दे दें। हमारे यहाँ पे सब डिसीजंस पार्टी लेती है। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ बस पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थी बीजेपी की गदावर नेत्री प्रियंका चौधरी, और उन्होंने पक्ष रखा बीजेपी का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जहाँ तक बात है बजट की, 7 लाख तक का जो टैक्स है वो एक मध्य वर्ग को लुभाने के लिए दिया गया, और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए शायद ये प्री प्लान था। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।